हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक से संबंधित जो मॉडल पेपर 2023 में पेपर हुए थे उनमें जो मैथ के जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से हमने 10 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि आज की इस वीडियो में आपके सामने बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाएंगे और इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने की, और आगे जो क्लासेस हमारी आएंगी उनमें भी आपको हम बेहतर से बेहतर मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे एंड उनको हम बहुत ही बाकायदे समझाएंगे, जिससे कि आपको बेहतर से समझ में और कम टाइम में आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लें जब भी आप अपने पेपर में बैठेंगे, परीक्षा में बैठेंगे। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने है। कह रहा है यदि ए कामा बी तथा सी समांतर श्रेणी एपी में हो और ए प्लस बी बाई टू इक्वल एक्स बी प्लस सी अपान टू इक्वल से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि ए कामा बी तथा सी समांतर श्रेणी एपी में हो तो और ए प्लस बी अपान टू इक्वल एक्स कामा बी प्लस सी अपान टू इक्वल वाई हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन दिया है 2a, दूसरा ऑप्शन है 2b, तीसरा ऑप्शन है 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट में a प्लस बी था। जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है चौथा, वो दिया है 2 इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप जब पेपर में बैठेंगे तो इसको कैसे जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करेंगे, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ a प्लस बी समांतर श्रेणी में है। अगर कोई जो नंबर समांतर श्रेणी में है, कोई अल्फ़ाबेट समांतर श्रेणी में है, जैसे अगर मान लीजिए 1 कामा 2 कामा 3, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो ये पहला वाला ये जो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है और ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है, ये क्या होता है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, जैसे अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे 1 और 3 को, तो ये हो जाएंगे 4। और ये देखो यहाँ पे इसका आधा ये बीच वाला होगा, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बीच वाला पद होगा वो अपने से पूर्व पद का और अपने से बाद वाले पद का क्या होगा, आधा होगा। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे पास यहाँ पे a कामा b कामा c है, अब हमारे सामने जो है यहाँ पे दिया गया है x बराबर a प्लस बी यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे y बराबर दिया गया b प्लस सी अपान 2 दिया गया है। तो अब जब हम यहाँ से b बराबर निकालेंगे तो अभी हमने बताया कि आपको क्या होगा, यहाँ पे पहला पद प्लस दूसरा पद c अपान 2, उसका क्या होगा, आधा होगा। अब यहाँ से हम जब इनको जोड़ेंगे x प्लस वाई, जब हम यहाँ से निकालेंगे तो अब हमारे सामने यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जब हम निकालेंगे x प्लस वाई इक्वल जब हम करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, a प्लस बी अपान 2 प्लस b प्लस सी अपान 2। अब हम जब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे आपको रफिंग बताता हूँ। जब कभी भी यहाँ पे बाई यहाँ पे अपान में 2 लिखा रहता है किसी दो नंबर के, तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आता है कि सभी नंबर के अपान में क्या होगा, 2 होगा। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम यहाँ पे एक और लाइन बढ़ाने, अगर हम यहाँ पे एक और लाइन बढ़ा देंगे तो आपको परीक्षा में करने में क्या होगा, कठिनाई होगी, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वैसे ही समझा दिया कि आप इस रूप में इसको समझ लीजिएगा। अब हम जब यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख लेंगे, देखो जब यहाँ पे ये आधा है और ये भी आधा है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे अगर दो नंबर हैं 1/2 प्लस 1/2, ये भी आधा है ये भी आधा है। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे हम पहले वाले पद को, a और प्लस c लिखेंगे अपान 2 लिख लेंगे, फिर प्लस में हम जब यहाँ पे करेंगे इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे एक साथ में तो ये हो जाएगा b। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से a प्लस सी अपान 2 लिखा है और अभी हमने यहाँ पे b बराबर आपको a प्लस सी अपान 2 बताया। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, a प्लस सी अपान 2 के जगह पे हम b लिख सकते हैं, मान यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद ये हो गया और आपका आंसर हो गया 2b, यानी आपका ये ऑप्शन दूसरा सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ये हम वैसे ही बता दें। अब हमारे सामने आ गया दूसरा क्वेश्चन। आई होप कि जो आपको पहला क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आया होगा और परीक्षा में आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है, 4 सिक्के उछाले जाते हैं तब किसी पर भी
शीर्ष न आने की प्रायिकता क्या होगी। शीर्ष का मतलब क्या होता है, एक होता है चिट और एक होता है पट। अब सिक्का होगा तो उसमें दो ही फलक होंगे, ठीक है, या तो चिट होगा या तो पट होगा। तो शीर्ष आने का मतलब है जो आपका यहाँ से मान लीजिए अगर हम सिक्के कितने उछाले जा रहे हैं, 4 सिक्के उछाले जाने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप पेपर में डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि कुल संभावनाएं जब 4 सिक्के उछाले जाते हैं। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए, जब भी कितना भी सिक्का उछाला जाएगा तो आपको एक बार में ध्यान रखना है, एक सिक्के में 2 ही फलक होते हैं, तो हम यहाँ पे सीधा सा लिख लेंगे 2। अब 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं, कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो हम पावर में लगा देंगे 4। अगर 2 सिक्के उछाले जाते तो पावर में 2 लगा देते, 10 सिक्के उछाले जाते तो पावर में हम 10 लगा देते। जितना भी सिक्का उछाला जाएगा आप 2 के पावर उतना कर देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और ट्रिक बता देता हूँ, इतना ही सॉल्व आप कर लेंगे ना तो आपका आंसर यहाँ से निकल गया। अब देखिए यहाँ से ये 16 आ गया, ये हमेशा जब जाइए जो कुल संभावनाएं होता है वो पाई मतलब अपॉन में जाता है, तो यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में आपका 16 होगा अपॉन में वो आपका सही होगा, नहीं पहला वाला ऑप्शन में। लेकिन ये तो हो गया ट्रिक वाला ऑप्शन की मान लीजिए इतना ही आपका पता चल गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं और 16 लिखा होता तो नहीं हमको पता चल पाता, तो हमको पूरा लगाना पड़ता है। तो अब हम बताएंगे कि अब इसके आगे करना क्या है, पूरा ऑप्शन आपका कैसे आएगा। तो यार देखिए आंसर कैसे आएगा पूरा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अनुकूल संभावनाएं कितनी हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल संभावनाएं। अनुकूल संभावनाएं क्या है, अगर हम किसी सिक्के को उछालेंगे तो यहाँ से मैं आपको रफिंग के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए एक बार तो आपका मान लीजिए टी आएगा पूरा पूरा, और एक बार एच यानी हेड और टेल हम समझ लेते हैं यहाँ से। इसकी संभावना केवल और केवल एक बार है। अब कह रहा शीर्ष न आने की, अब शीर्ष इन दोनों में कहाँ नहीं है, एक भी बार शीर्ष न आए, इसका कहने का मतलब है कि एक भी बार शीर्ष न आए। तो यहाँ से देखो इसमें एक भी बार शीर्ष नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये तो मैं आपको रफिंग के लिए बता रहा हूँ, लेकिन एक बार ऐसा होगा कि शीर्ष नहीं आएगा। अब प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो हम यहाँ से लगाएंगे, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। कुल संभावना, तो अनुकूल संभावना कितना है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ 1। अच्छा कुल संभावनाएं कितनी है, 16। देखो यहाँ से 1/16 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अगर आपको इसी तरीके से 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 के पावर 3 कर देना है। इसी हिसाब से अगर आपको कोई भी डाउट कहीं भी क्वेश्चन में है तो हमें कमेंट कर देना, आपको अगली वीडियो में जो है डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको मैंने बहुत ही आसानी से समझाया कैसे करना है, उसी तरीके के अदर भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ से हमारे सामने आता है तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, यानी जो बड़ा घन है उसको छोटे घन में काटा जाता है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में। अब कह रहा है कि सभी छोटे वाले घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात क्या होगा, हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शंस हैं। चलिए पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को, ऑप्शन हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि बड़े घन की भुजा कितना दिया हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़े घन की भुजा कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर कामा छोटे घन की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम यहाँ से मानेंगे कि माना बड़े घन को छोटे घनों में काटने पर छोटे घनों की संख्या n होगी, छोटे घनों की संख्या n होगी। कितना होगा,
n होगी। तो अब हम यहाँ से एक सूत्र लगाएंगे, पहले तो हम आयतन निकालेंगे, ठीक है, उसी के बाद हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चलेगा। पहले हमें आयतन निकालना पड़ेगा घन का। तो हम यहाँ से लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे, बड़े घन का आयतन बराबर n इंटू छोटे घन का आयतन। अब हम यहाँ से बड़े घन का आयतन, अच्छा घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 की पावर क्यू इक्वल n है, n का मान हमें पता नहीं है, वही हमें यहाँ पे निकालना है। अच्छा छोटे घन का आयतन 1 लिखा है तो 1 की पावर क्यूब कर देंगे। अब हम यहाँ से अगर इसका क्यूब सॉल्व करें तो हो जाएगा 4 चौके 16 चौका 64 इक्वल n इंटू 1, क्योंकि 1 की पावर कितना भी है वो 1 ही होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से जब n बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 64, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये तो हमारा ये निकल के आया कि छोटे घनों की संख्या, अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तब हम यहाँ से निकालेंगे घनों का अनुपात बराबर n इंटू छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो इसी पे आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। n का मान हम रखेंगे 64, छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू, अब जितना उसका भुजा है उसका हम कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर। उसी अनुसार से बड़े घन है तो बड़े घन का है 4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और इंटू में तो 6 है, ये है क्योंकि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 इंटू करके भुजा होता है। यानी मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊँ, देखो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, भुजा के स्क्वायर में होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 64 इंटू यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा 6, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। अच्छा 6 यहाँ पे है, 6 से 6 कट जाएगा। अब यहाँ पे ये 4 चौके हो जाएगा 16, इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, 4 चौके 16, और 16 से जब इसको काटेंगे तो 16 चौका 64, और नीचे आ जाएगा 1, हो जाएगा 4/1। अब इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे सामने चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, यदि 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल दिया गया है तो 46, 64, 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 92 और 33 की माध्यिका क्या। माध्यिका बहुत आसान होता है, मैं आपको अगर समझाऊं यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, अगर इसकी आपको माध्यिका पूछे तो 2 इधर का छोड़ दो, 2 इधर का, ये बीच वाला आपका माध्यिका हो गया। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए 1 2 3 4 इसकी माध्यिका क्या होगी, तो इधर से 2 छोड़ो, इधर से 2 छोड़ो, तो बीच में तो कोई है नहीं। अब यहाँ से इसकी माध्यिका क्या होगी वो देखो यहाँ से, तो यहाँ से जब हम इसको छोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा सिंपल से सिंपल, क्या बचा 2.5, क्योंकि इसके बीच में क्या है पॉइंट ही तो लगा हुआ 2.5, और इधर भी 2.5, यानी 0.5 इधर दे दो 0.5 इधर दे दो, बात खत्म, ये हो जाएगा इसकी माध्यिका। अब उसी हिसाब से माध्यिका एक और चीज़ यहाँ पे हो जाती है, इन दोनों को मैंने जोड़ के बताया था कि पहले ही मैंने क्वेश्चन में बता दिया था कि आधा होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 होगा, और 5 का आधा 2.5 होता है, वही चीज़ है माध्यिका। चलो सबसे पहले हम जो ऑप्शन में दिए गए हैं, सॉरी यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया उसको चेंज करते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है 92 को 99 करना है और 41 को 43 करना है। सबसे पहले तो इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, सबसे छोटा यहाँ पे हम देखेंगे 33 है, हम लिखेंगे 33। उसके बाद दिया गया है 35 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 35 के बाद क्या है 41, लेकिन 41 को लिखना 43, हम लिखेंगे यहाँ पे 43। अच्छा अब उसके बाद देखेंगे 46 है, 46 हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 55 है यहाँ पे,
और उसके बाद इससे बड़ा हमारे पास यहाँ पे है 58, इससे बड़ा हमारे पास यहाँ पे है 64, 64 है। अब उससे बड़ा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उससे बड़ा हमारे पास क्या है, 64 है। 64 के बाद आएगा यहाँ पे 77, उसके बाद क्या है, 77 के बाद 87, अब उसके बाद 87 के बाद यहाँ से सारा ऊपर का हो गया। 87 के बाद आता है यहाँ पे 90, 90 के बाद 92 है, लेकिन 92 के हमें लिखना है 99, हम यहाँ पे लिख देंगे 99। अब सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि कितना हमारे पास संख्या हुई है अभी तक। संख्या कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या हुई है। अब 11 को हमें क्या करना है, शुरुआत का 5 छोड़ दो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब देखो 1 2 3 4 और ये 5, इसको छोड़ दो यहाँ से, ये 5 यहाँ पर अलग कर दो। चलो अब लास्ट से गिनो 5, 1 2 3 4 5, ये एक यहाँ का और ये बाकी एक में कर दो। अब बीच में बचा कौन, 58, यही हमारी माध्यिका है, जो बीच में बचे वही माध्यिका है। बस ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, यदि 3, 2 से होकर एक रेखा 3x - ky = 5 जाए तो k का मान। बहुत आसान है इस तरीके का क्वेश्चन, हम ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे दिखाएंगे। जो दिया गया उसको हम लिखेंगे। अब उसके बाद x की जगह पे पहला वाला रखो, y की जगह पे दूसरा रख दो, = 5 कर दो, बस आंसर आ गया। 3 तरीक का 9, k2 = 5, इसको इधर लेके आओ, -k2 इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -9 -k, या फिर हम इसको -2k भी लिख सकते हैं, इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो माइनस वाला बड़ा है, यहाँ से 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, और माइनस वाला अगर संख्या बड़ा है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2k बराबर आ जाएगा 4, और यहाँ से जब ये k बराबर हम लिखेंगे तो ये 4 के अपान ये जो चला जाएगा इसके नीचे अपान में, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा k बराबर 2, आंसर सी सही हो जाएगा हमारा। अब हमारे सामने यहाँ पे जो है मिलान करने के लिए आ गया है क्वेश्चन, यहाँ पे ठोस दिया गया है, उसका आयतन यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से, अगर हमको सूत्र याद है शंकु का, बेलन का, गोलाकार का जो है, अगर हमको सूत्र याद है तो हम बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया था, गोला गोला 2 जगह हो गया था, तो हम इसको गोलार्ध, ये गोलार्ध लिखा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे गोला लिखा हुआ है, हम इसको तो ऐसे चेंज कर देते हैं, आप लोग गोलार्ध इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम मिलान करते हैं। अगर आपको सूत्र याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन से किससे मिलान करना है। तो चलिए यहाँ से हम मिलान करते हैं। अब शंकु का यहाँ पे आयतन क्या होता है, हम यहाँ पे देखेंगे कोण का यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे। तो इसका हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला का जो यहाँ पे मिलान होगा वो जाएगा हमारा यहाँ पे डी के साथ में, यहाँ पे हम इसको मिलान करेंगे डी के साथ में, पहला वाला डी के साथ में हो गया। यहाँ पे अब दूसरा कहना है बेलन यानी सिलेंडर का, अब हम यहाँ पे बेलन का आयतन हम यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे का हो जाएगा πr²h, दूसरे का दूसरा हो जाएगा, यहाँ से पहले का हो जाएगा आपका शंकु का यानी कोण का मिलान हो जाएगा 1/3 πr²h, ये है स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम गोलाकार का देखेंगे तीसरे का, तो तीसरे का चला जाएगा हमारा मिलान a यानी 4/3 πr³। अब यहाँ पे गोलार्ध का यहाँ पे क्या होगा यानी अर्धगोले का, तो यहाँ पे हमारा चला जाएगा ये c के साथ में यानी 2/3 πr³। अब यहाँ से हमारा एक जो है ये पांचवा है, इसका जो है एक ही बचा है तो इसका इसके साथ में मिलान हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे ऑप्शन भी हमारे पास कुछ है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे
तो पहला वाला डी है, तो पहले का डी यहाँ पे देख सकते हो 2 में है, तो यानी ये 2 तो ऑप्शन कैंसिल हो गए क्योंकि डी तो पहले के साथ में है। अच्छा, अब हम यहाँ पे दूसरा देखेंगे, दूसरा कहाँ है, बी के साथ में, तो यहाँ पे भी दूसरा बी के साथ में दोनों है। तीसरा जो है वो ए के साथ में है, तो दोनों में भी ए के साथ में है। तो यहाँ से थोड़ा सा ये ऑप्शन मैंने नहीं लिखा था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे कट करना पड़ा है, तो ऑप्शन अभी बढ़ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ से बाकायदा करते हैं। अब देखिए, पहले का जा डी में, तो पहला डी हो गया, दूसरे का था बी में, दूसरे का बी, यहाँ पर भी दोनों में सेम है, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, तीसरा देखते हैं, गोलाकार का, ये जाता है ए में, तो तीसरे का ए दोनों में है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे गोलार्ध का, ये जा रहा है सी में। अब यहाँ पे देखिए चौथे का ई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे चौथे का सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये तो मिल रहा है, ये बी वाला ऑप्शन। लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं, पांचवा का जा रहा है ई में, तो पांचवा का ई, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि m और n द्विघात समीकरण x² प्लस पी एक्स प्लस 8 इक्वल 0 के मूल है तथा m माइनस n इक्वल 2 है, तब p का मान होगा। अब क्या होगा p का मान? अब यहाँ से हम देखेंगे, ऑप्शन तो हमारे सामने बहुत हैं, ऐसे पेपर में भी ऑप्शन हमको मिलेंगे, लेकिन बिना लगाए हुए तो हम ऑप्शन को पहचान नहीं सकते। तो सबसे पहले हमारे पास मूल कौन कौन से हैं? मूल है हमारे पास m तथा n। अच्छा, अब समीकरण जो दिया गया वो क्या है? x² प्लस पी एक्स प्लस 8 इक्वल 0। अच्छा, हम इस समीकरण को क्या हम लिख सकते हैं? a² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं? मान लेते हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, बस ऐसे मान लेते हैं क्योंकि हमें मान चाहिए। हम यहाँ से a बराबर क्या ले लेंगे? 1 हो जाएगा, b बराबर हमारे पास आ जाएगा p, और c बराबर आ जाएगा 8। यहीं से सब हमने उठाए, a यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं हम, पहले से आपको पता होगा। b बराबर यहाँ से हम देख लेंगे, p है तो p ले लेंगे, c यहाँ पे 8 लिखा हुआ था, हम c का मान यहाँ पे ले लेंगे 8। अब यहाँ पे इसके आगे जो है हमें देखना है मूलों का योग क्या होता है। यही समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, इसी में काफ़ी लोग जो है व्यस्त हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम इसी में लग जाता है। मूलों का योग, मूल क्या है? m तथा n मूल हैं, तो मूलों का योग यहाँ पे क्या होगा? मूलों का योग होगा जो बीच में होता है, मूलों का योग p, बीच वाला। अब यहाँ अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर आपको कन्फ्यूजन बहुत ढेर सारा हो जाएगा। अच्छा, मूलों का गुणनफल क्या होता है? जब मूलों का गुणनफल यहाँ पे हो जाएगा, मूलों का गुणनफल यहाँ पे क्या होगा? गुणनफल ये लास्ट वाला हो जाता है 8। अच्छा, अब यहाँ से मूलों का गुणनफल 8 हो गया। अब मूलों का अंतर, मूलों का अंतर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें खोजना नहीं है। अब हम यहाँ से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जब हमने ए बी और सी के रूप में यहाँ पे मान लिया है, तो क्या हम ये वाला सूत्र हमें पता है? a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इसी सूत्र पे आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, तो चलिए यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ से जो मूलों का अंतर वो हम देखेंगे, 2 दिया हुआ था, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, हमारा यहाँ पे हो गया। अच्छा, इसमें से हम क्या a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तो यहाँ पे है ही, इसको लिख देंगे। मान हम भरना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस का यहाँ पे p दिया हुआ, p का स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 4 इंटू पहले मूल और ये दूसरा मूल, a को b को ये मूल समझिए आप यहाँ से, तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? 8। मूलों का गुणनफल 8 है, यहाँ पे 8, बस मान वही फिल करना है। चलिए, स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, ये p का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 8 चौक हो जाएगा 32। अच्छा, अब हम इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे। ये तो ऑलरेडी 4 प्लस में था ही, और ये माइनस में था, दूसरी साइड में जाएगा प्लस में हो जाएगा। चलिए, यहाँ से ये प्लस में हो गया। अब p का स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, इन दोनों को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। p का स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे, स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा 6, और वो भी प्लस माइनस के साथ में हो जाता है, ये आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ। तो यहाँ से p का मान जो हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
हमारे सामने आ गया 8वां क्वेश्चन। एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है, तो उस कमरे में व्यक्तियों की संख्या हमें बतानी है। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही आसानी से मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, उसी सूत्र पे आप पूरा लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो है समझना पड़ेगा कि कैसे लगेगा। ट्रिक लगाने से पहले हमें समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि उस कमरे में लोगों की जो संख्या थी वो थी n संख्या थी। अच्छा, अब हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या है, 45 है। अब हम यहाँ पे एक सूत्र लगा देंगे, यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इक्वल 45। n यहाँ पे क्या है, जो कमरे में यहाँ पे लोगों की संख्या है, और ये क्या है, जो उन्होंने हाथ मिलाने की कुल संख्या है। अब मान यहाँ पे भरिए, चलिए n इक्वल करेंगे n माइनस 1, ये 2 का गुणा इसके साथ में हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 गुणा 90। अच्छा, अगर हम 90 को इस रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 इक्वल, अगर हम इस रूप में लिखना चाहें तो 10 इंटू 10 माइनस 1। देखिए n इंटू n माइनस 1, 10 इंटू 10 माइनस 1। अब यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा n बराबर, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, जो कि हमें n बराबर यहाँ पे निकालना था। क्या निकालना था हमें, लोगों की संख्या, जो कि हमने माना था n बराबर जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हमारे सामने यहाँ पे 9वां क्वेश्चन आ जाता है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 समीकरण का एक मूल दूसरे के 1/3 गुना है तो ए और बी के बीच का संबंध बताना है। तो परीक्षा में आपके पास टाइम कम होगा, तो आप इतना जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे मूल मान रहा हूँ और योग कर रहा हूँ, ये सब आप ट्रिकी से, मतलब जल्दी से आप बिना लिखे हुए तुरंत उसको समझ जाइएगा कि ये मूल होगा, ये क्या होगा। मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि आप परीक्षा में तुरंत समझ पाए और यहाँ पे आपको मन में कोई डाउट ना रह जाए, जिससे आप परीक्षा में जल्दी से जल्दी कर पाए। अब मान लेते हैं मूल, पहला अल्फ़ा, दूसरा क्या कह रहा है कि 1/3 होगा, हम यहाँ पे मान लेंगे अल्फ़ा बाई 3। अच्छा, अब अल्फ़ा बाई 3 कहाँ से आ गया आप लोग सोचोगे, तो अल्फ़ा इंटू जब हम 1/3 करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर में हो जाता है, इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा बाई 3। अब आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अल्फ़ा बाई 3 को लेकर के। अच्छा, अब हम यहाँ से देखेंगे जो दिया गया हमारे सामने समीकरण, उसको हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल दिया गया है 0। पहले की तरह से एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको मूल वाला कराया है, मैंने आपको मानने के लिए वहाँ पर भी कहा था इस तरीके से। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे फिर से उसको मान करके चलेंगे कि ऊपर वाले को हम इस रूप में, इस मूल के रूप में हम उसको मान रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a बराबर 1 पहले की तरह से, b बराबर यहाँ पे a है, a लिख देंगे, c बराबर यहाँ पे है b, लिख लिए b, पहले की तरह से, कुछ ज़्यादा इसमें अलग नहीं है। अब हम यहाँ से मूलों का योग निकालेंगे। मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ से जब मूलों का योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b बटे का a। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मूलों का जो यहाँ पे हो, ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 3 इक्वल माइनस a अपॉन 1 लिख देंगे। उसके बाद इसका गुणा इसके साथ में हो जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और बाई में 3 है तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे इक्वल माइनस a। अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 4 अल्फ़ा अपॉन माइनस 3a। अल्फ़ा बराबर जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये नीचे आ जाता है, आप लोगों को भी पता होगा, -3a अपॉन 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब ये तो रफिंग कार्य होगा, इतना आपको करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। अब ये तो मूलों का योग हो गया, अब हमारे पास मूलों का जो गुणनफल है वो भी तो निकालना पड़ेगा। ये सब रफिंग कार्य है। मूलों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे, ये है अल्फ़ा, आप लोग समझिएगा, और ये है गुणे का चिन्ह, ये होगा मूलों का गुणनफल होगा c/a। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बाई 3, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे a इंटू ए करते हैं तो आप सभी को पता है इसको सॉल्व करने पर a स्क्वायर होगा, इसलिए अल्फ़ा स्क्वायर बाई 3 कर दिया।
इसके इक्वल में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b/1। ठीक है, अब हम यहाँ से जो भी ये मान निकले हुए हैं वो हम बारी बारी से समीकरण में रखना स्टार्ट करेंगे। समीकरण 1 से हम यहाँ पे चलेंगे। अब हमारा समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे -3a/4 का स्क्वायर, ये हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा समीकरण को। इनटू अब यहाँ से हमारे पास क्या है, 1/3। उसके बाद हम इक्वल में लिखेंगे b। अब हमारे पास यहाँ पे जो है, अगर स्क्वायर यहाँ पे हटेगा तो ये आपको भी पता है माइनस है, तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 चौक यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू ये तो है ही, स्क्वायर से ही हम लिख देंगे। बस आपको इसी को सॉल्व करना है एंड आपका आंसर यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा। अगर अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यहीं से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि अल्फ़ाबेट का स्क्वायर वैसे ही रहता है। अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 3 से 9 को काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, 3a² / 16। अब एक का तो कोई मतलब रहा नहीं, डायरेक्टली हम लिख लेंगे b। अब इसका गुणा इसके साथ में हो जाता है, आप लोगों को पता होगा, तो 3a² इक्वल हो जाएगा 16b। अब हमारे पास यहाँ पे आप लोग दे सकते हो ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास है, हमारा आंसर आया 3a² इक्वल 16b। अब हम यहाँ पे देखें कहाँ पे है, तो 3a² इक्वल 16b, और कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पहला सही। अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे है a, b + c, b, c + a, c, a + b बिंदुओं द्वारा रचित त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ से बहुत ही आसानी से हम निकालेंगे। ऑप्शन हमारे सामने है, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बराबर लिखेंगे, अब जब भी होता है तो 1/3 ही होगा। ठीक है, अब जो ये सभी दिए गए हैं इनको हम बारी बारी से यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, a/b + c, b, c + a, c, a + b, ये हम इस तरीके से लिख लेंगे। सॉरी, यहाँ से ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे हाफ होता है, ठीक है, आधा होता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, लिखेंगे 1/2, बहुत ही आसानी से। अब इस a को हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ से इसको हम बाहर कर देंगे, और अब हम क्या लिखेंगे, ये वाला हम पहले लिखेंगे, c + a को हम क्या करेंगे, ये दूसरे का जो है ब्रैकेट वाला, इसको हम लिखेंगे पहले। एंड इसके बाद अब हमारे पास जो है नेक्स्ट वाला जो है, इसका हम दोनों को कर देंगे यहाँ पे माइनस में, इस तरीके से। ठीक है, अब हम लगाएंगे बीच में प्लस। फिर अब हमारे सामने आ जाता है b, क्योंकि b है, b को बाहर निकालो, इसको लिखो पहले a + b। इतना लिखने के बाद अब यहाँ से हम माइनस लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे सामने आता है यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो होता है वो होता है b और +c, हम दोनों को माइनस में लिखेंगे। उसका जो भी है, इसका जो ब्रैकेट में, इसको छोड़ दो, इसको बाहर निकालो, इसको लिखो ऐसे ही, और फिर इसके बाद वाले को, इन दोनों को माइनस में यहाँ पे लिख दो। बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जगह नहीं है तो स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। सी को अगर हम लिखेंगे यहाँ पे बाहर निकालेंगे, सी को, तो सी को बाहर निकालने के बाद पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा b + c। अब हमको इन दोनों को माइनस में लिखना पड़ेगा। देखो कितना आसान है। अब इनको ठीक कर दो, आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से ठीक करते हैं, 1/2 a। अच्छा, अब देखो ये a प्लस में, a माइनस में ख़त्म हो जाएगा, बचेगा c - b प्लस b है, b लिखेंगे, b प्लस में है, b माइनस में, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा a - c प्लस c, यहाँ पे करेंगे, c बाहर है, c लिखेंगे, c प्लस में है, ये दोनों आपस में घटेंगे तो ये कट जाएंगे, इस तरीके से आप सभी को भी पता होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे b - a। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद बाहर वाले का अंदर के साथ में गुणा हो जाता है, 1/2 a का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा +ac, प्लस में ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा ab, प्लस
यहाँ पे हो जाएगा बी ए माइनस बी सी प्लस सी बी माइनस सी ए। चाहे ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, बात एक ही है। अच्छा यहाँ पे देखो सी ए या फिर ए सी लिखो, बात एक ही है। माइनस में है, ये प्लस में है, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये माइनस ए बी है और ये प्लस ए बी है, उल्टा लिखा गया है। हम इसको लिख सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट को हम इधर उधर भी लिख सकते हैं। प्लस और माइनस में ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी प्लस और माइनस में बी सी, ये भी बी सी है, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ भी बचा क्या हमारे पास, जब सब खत्म हो गए तो बच्चा हमारे पास केवल और केवल 1/2 इंटू 0। यहाँ पे बच्चा हमारे पास 0 इक्वल हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा ऑप्शन, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सो आई होप कि आपको जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बताए वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपके कहीं भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जो भी आपको डाउट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से बता करके समझा देंगे। तो वीडियो को अभी से अभी लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।